हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आइल वंस अगेन। तो आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल स्टडी आइल में स्वागत है। तो आज हम लोग केस स्टडी क्लास 10 लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने लोग पहली बार केस स्टडी देख रहे हो या केस स्टडी वाला क्लास देख रहे हो, उनको मैं बता दूं, हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर का वीडियो अपलोड कर रखा है जिसमें हमने 2 क्वेश्चन लिया था और उन 2 क्वेश्चन, एक था पॉलिनोमियल से और एक था स्टैट से। ठीक है, आज फिर हम इस लेक्चर में 2 क्वेश्चन लेने वाले हैं। मैंने पहले ही बता रखा है, जितने लोगों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा उसको देखो, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चन मैंने कुछ चीज़ें और भी बताई हैं। ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे स्टडी कैसे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब मैंने बताई है वहाँ पे बातें। तो फर्स्ट लेक्चर जरूर देख लेना। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आज लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। इसमें अगेन मैंने 2 क्वेश्चन लिया है। एक क्वेश्चन तुम्हारा दिख रहा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है और दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रहेगा। क्लियर है? तो बिना टाइम वेस्ट किए आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो ये देख के लग रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले तो समझ में आ जाना चाहिए किस चैप्टर का है। किस चैप्टर का समझ में आ गया तो कौन सा फॉर्मूला उस चैप्टर से बिलोंग करता है उसको दिमाग में ले आओ बस, और उसके अलावा और कुछ यूज़ नहीं करना है। क्लियर है? बस लैंग्वेज को समझना है। तो क्या है, ट्री प्लांटेशन टू कंट्रोल पोल्यूशन। ठीक है, मतलब पॉल्यूशन कंट्रोल करना है, उसके लिए ट्री प्लांट करना है, जो भी है ये सब बात हो रही है। द क्लास 10th स्टूडेंट ऑफ ए सेकेंडरी स्कूल इन कृष्णानगर हैव बीन अलॉटेड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड फॉर गार्डनिंग एक्टिविटी। कोई कृष्णनगर में कोई स्कूल है, एक गार्डनिंग एक्टिविटी के लिए उनको रेक्टेंगुलर प्लॉट अलॉट किया गया। तो ये तुम्हारा PQRS जो है वो रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक है, तो इसको एक फिगर के फॉर्म में तुम्हें दिखा दिया गया है। ठीक है, तो सैम्पलिंग ऑफ गुलमोहर आर प्लांटेड ऑन द बाउंड्री ऑफ द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। तो जो बाउंड्री तुम पेड़ देख रहे हो ना, ये गुलमोहर ट्री है, वो कह रहे हैं 1-1 मीटर के डिस्टेंस से प्लांट किया गया है फ्रॉम ईच अदर। दिस इज रेक्टेंगुलर ग्रेसी लॉन इन ए प्लॉट एज शोन इन द अबव फिगर। ठीक है, ये सब समझ में आ गया। स्टूडेंट सोइंग सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ऑन द रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लॉट। कुछ नहीं है, ये सब ऐसे बस लैंग्वेज पैराग्राफ बनाने के लिए एक कहानी लिख दी गई है। मेन क्वेश्चन तुम्हारा ये रहेगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बस तुम्हें कोऑर्डिनेट पता चल जाए, बाकी काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये जो लाइन थी ना कि गुलमोहर आर प्लांटेड ऑन द बाउंड्री एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, बेसिकली तुम्हारा कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिया गया है। ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे बना दिया गया है। ये जो पॉइंट ए है, ये 0,0 है, ओरिजिन है तुम्हारा। ये 1 2 3 4 5 6, अगेन 1 2 3 4 5 6, ऐसा कुछ, और बीच में रेक्टेंगुलर प्लॉट है। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं कहूँ ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो QRSP के कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ Q एंड S का कोऑर्डिनेट फाइंड करो। तो Q का कोऑर्डिनेट फाइंड करना तो हम कैसे मूव करेंगे, ये तुम्हारा ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। तो पहले हम x कोऑर्डिनेट ऐसे मूव करते हैं, x पॉइंट फाइंड करते हैं, फिर ऊपर वर्टिकली मूव करते हैं, y पॉइंट फाइंड करते हैं। तो Q देखो, Q तक पहुंचने के लिए हमें यहाँ से 1 2 यूनिट मूव करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा 2, और वर्टिकली 1 2 3 मूव करना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेट तो फाइंड कर लोगे, इसमें मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो तुम्हारा Q का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा, अगर Q की बात करें, Q का कोऑर्डिनेट वो आ जाएगा 2,3। ठीक है, ये तुम्हारा 2 है, ये 3 है। तो पहले x फिर y लिखते हैं, फिर s फाइंड करोगे तो s तुम्हारा ये आ जाएगा जो कि 6 है, और हॉरिजॉन्टल वो भी 6 है। तो s आ गया तुम्हारा 6,6। तो ऑप्शन फर्स्ट जो तुम्हारा यहाँ पे मैच कर जाएगा, 2,3 6,6। क्लियर? चलते हैं बी पे। बी क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिसेस ऑफ डायगोनल Q एंड S। Q एंड S के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, तो तुम्हें Q पता है कोऑर्डिनेट, S पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, QS निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अगर डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करें, ठीक है, तो वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब बहुत लोगों को डाउट ये होता है, सर x1 x2 y1 y2 किसको ले, Q और S में से किसी को भी x1 y1 मान लो और x2 y2 मान लो। ठीक है, तो हमने Q को x1 y1 मान लिया और x को x2 y2 मान लिया। उल्टा भी मानते हो
आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। तो हमें निकालना है क्यू एस, तो क्यू एस क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट 25 मतलब 5 यूनिट। तो डिस्टेंस हो जाएगा 5, तो बी 5 आ जाएगा। थर्ड में उसने कहा है फाइंड द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस का विड्थ फाइंड करो। तो विड्थ जो है वो क्या होगा, या तो एस आर के बीच का डिस्टेंस या पी क्यू के बीच का डिस्टेंस। क्लियर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब कोऑर्डिनेट वगैरह इतने फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो तुमने क्या निकाला, ये जो क्यू है ये डिस्टेंस, पहले तो ये डिस्टेंस निकालो, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 6, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये 3। तो ये तुम्हारा 3 है, ये टोटल 6 है और हमें चाहिए ये डिस्टेंस। तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 मतलब 3 हो जाएगा। तो डिस्टेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, विड्थ जो है वो 3 हो जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुम्हारा ये डिस्टेंस वाई एक्सिस पे जो है वो 6 है और क्यू का वाई कोऑर्डिनेट 3 है। हमें पी क्यू चाहिए, तो वाई कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो या एस आर के साथ कर लो ये काम, तो बीच का 3 आ जाएगा। ये टोटल यहाँ से यहाँ 6 है और यहाँ से यहाँ 3 है और हमें चाहिए बीच का डिस्टेंस। तो 6 माइनस 3 करेंगे 3 आ जाएगा। तो सी जो है तुम्हारा सी पॉइंट वो हो जाएगा 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। तो विड्थ रेक्टेंगल का 3 हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी पे। बस यही है। तुम लोगों को लग रहा है कि केस स्टडी बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, मार्क्स तुम लोगों का इंक्रीज हो जाए इस पे सीबीएसई ने काम किया है। लेकिन हाँ, ऑल दो हमारी प्रैक्टिस नहीं है, पहली बार इंप्लीमेंट किया गया है तो हमें डर लगता है, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं, अलग से कुछ पढ़ना ही नहीं केस स्टडी के लिए। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है फॉर्मूले पे और प्रॉपर्टीज़ पे। क्वेश्चन बस लैंग्वेज के फॉर्म में आएगा तो थोड़ा सा हमें आदत होती है कि हम क्वेश्चन देखते हैं, वैल्यू निकालते हैं, फॉर्मूले में पुट करते हैं। अब यहाँ पर उस चीज़ को लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया गया है, पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दिया गया है, बस और कुछ नहीं करना है। डी पार्ट पे चलते हैं। डी में क्या है, इफ़ द पॉइंट जी डिवाइड द लाइन क्यू आर। अब क्यू आर एक क्यू आर लाइन है, ये क्यू है ये आर है, सिंपल सी बात है। इन द रेशियो 1:2, तो जी है जो इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है, ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो जी का कोऑर्डिनेट फाइंड करो। तो मान लिया कोऑर्डिनेट x, y है। क्यू का कोऑर्डिनेट क्या था, क्यू का कोऑर्डिनेट था 2, 3, निकाल लोगे। और r का कोऑर्डिनेट हमने फाइंड नहीं किया, निकाल लो। r का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा 6, ये तुम्हारा 6 और ये वर्टिकल 3। तो r कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6, 3। कोऑर्डिनेट तो फाइंड कर लोगे तब मुझे पता है। अब हमें क्या निकालना है, अब यहाँ पे हम लगा देंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो इसे मान लिया हमने x1 y1, किसी को भी मान सकते हो, यहाँ पे मान लिया इसे x2 y2। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा mx2, तो 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 2 4 अपॉन m प्लस n। तो ये होता है तुम्हारा m, ये होता है n, 2 + 1 3। तो x कोऑर्डिनेट आ गया 10/3। ऐसे y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो इज इक्वल टू m1 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो सॉरी 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये हो जाएगा 6 अपॉन 2 प्लस 1 3, तो ये हो जाएगा 9/3 मतलब 3। तो g कोऑर्डिनेट तुम्हारा x, y जो था वो आ गया 10/3, 3। ऑप्शन सेकंड। अब जल्दी जल्दी में ऑप्शन थर्ड पे टिक मत मार देना, ठीक है। तो सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। मूव करते हैं हमारे लास्ट पार्ट पे। तो लास्ट क्या है, ई, फाइंड द एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, L × B कर दो। और हमने B निकाला था, विड्थ हमने निकाला था, कितना आया था, जो पार्ट सी में हमने विड्थ निकाला था वो 3 था। तो PQ बोल लो या SR बोल लो, वो हमने 3 निकाला था। अब निकालना है हमें QR। तो QR निकालने के लिए वही काम करेंगे, ये टोटल
यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, अगर r की बात करें देखो 6 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना है, देखो ये 2 है। तो ये क्यू आर बीच से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। समझ में आया? मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो हमें चाहिए ये क्यू आर, ये डिस्टेंस, तो हमने क्या किया, ये डिस्टेंस निकाला, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, तो ओरिजिन से लेके ये यहाँ तक आए, ये डिस्टेंस कितना है 6 में, हमने ये माइनस कर दिया ये डिस्टेंस, तो बीच का बचेगा सिर्फ ये बचेगा। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस ये है, ये जो है 2 यूनिट, तो टोटल 6 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, तो बीच का कितना बचेगा, ये 6 माइनस 2 4 यूनिट। तो हम ये बोल सकते हैं क्यू आर जो है या पी एस जो है वो 4 यूनिट है। तो एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू बी, तो इनका प्रोडक्ट, तो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 स्क्वायर यूनिट। बस ये काम करना था इसमें कोऑर्डिनेटोमेट्री में। तो बस 5 पार्ट्स बना दिए गए हैं, कुछ भी किसी भी पार्ट्स में कुछ नया फॉर्मूला लग नहीं रहा है, ठीक है। बस तुम्हें यहाँ पे कहाँ पे मेहनत करनी पड़ी, डी में थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ा, सेक्शन फॉर्मूला लगा, बाकी सब तो डायरेक्टली हो गया। तो मैं ठीक है, और याद रखना कोई भी 4 पार्ट करना है, तो अगर हम डी को छोड़ देते हमारे लिए क्वेश्चन और ईजी हो जाता, और कम टाइम लगता, 4 नंबर तुम्हें ऐसे ही मिल जाता, कुछ करना ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो याद रखना कि केस स्टडी डिफिकल्ट नहीं आएगा, बस घबराना मत, पहले से दिमाग में बैठा सॉरी बैठा लोगे डिफिकल्ट है तो ऑफकोर्स डिफिकल्ट लगेगा ही। चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी। ये तुम्हारा सरफेस एरिया वॉल्यूम से है, तो सरफेस एरिया वॉल्यूम में तुम्हें पता है फर्स्ट टर्म हटा दिया गया है, तो सिलेबस ऐसे ही सिंपल हो गया था हमारे लिए, जो तुमने 9th में पढ़ा था वही 10th में है, कुछ चीज़ हमें नया नहीं पढ़ना, क्लियर। तो चलो चलते हैं, करते हैं। तो क्या है, इन द करेंट सिनेरियो गवर्नमेंट हैज़ पॉलिसी टू मेक ए हाईवे एज सुन एज पॉसिबल। गवर्नमेंट का कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और उनको हाईवे बनाना है और जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है कंस्ट्रक्ट करना है। सो द कंस्ट्रक्टर यूज द हैवी मशीन, तो कंस्ट्रक्टर ने मैन लेबर की जगह हैवी मशीन को प्रीफर किया कि हम मशीन यूज़ करेंगे तो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमें कुछ लेना देना है नहीं। अ मशीन ऑपरेटर डग आउट अ फील्ड इन द शेप ऑफ सर्कुलर हैविंग रेडियस 3 मीटर। अब मशीन से हमने क्या किया है, कहीं पे एक सर्कुलर शेप में गड्ढा किया है, ठीक है। तो सर्कुलर के ऐसा जिसका रेडियस 3 मीटर है एंड सम डेप्थ 10 मीटर, इसका डेप्थ जो नीचे गया है वो 10 मीटर गया है, ऐसा कुछ ये काम हुआ है। तो बस हो गया, यहाँ तक कहानी खत्म, कुछ नहीं, ऊपर की जो कहानी थी वो बस कहानी को ही समझो, उसको इसका कुछ लेना देना हमें है ही नहीं। अब एक सिलेंडर तुम्हें मिल गया है, अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा सिलेंडर पे पूछा जाएगा, बस सिलेंडर का सारा फॉर्मूला दिमाग में घुसा लेना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन पे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये तुम्हें सिलेंडर मिल गया जिसका रेडियस 3 मीटर और ये डेप्थ जिसको h बोलते हैं, ठीक है, वो कितना है 10 मीटर। तो h की वैल्यू 10 मीटर, तो r तुम्हारे पास आ गया 3 मीटर और h की वैल्यू 10 मीटर। सिलेंडर के लिए और कुछ नहीं चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन द मशीन ऑपरेटर डग आउट द फिल इन द गिवन डायमेंशन द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द डगिंग एरिया, जो 3D शेप बनेगा तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन को तुम हाइट या लेंथ प्रोवाइड कर रहे हो तो क्या बनेगा, सिलेंडर बनेगा। फर्स्ट का ऐसे ही तुम्हें एक नंबर तो ऐसे ही मिल गया, तो क्वेश्चन तुम्हारे लिए इजी हो गया ना। एग्जाम में अगर डायरेक्टली सिलेंडर पर क्वेश्चन आता तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता, तो या तो सही करते या तो गलत करते, तो यहाँ से एक नंबर तो ऐसे ही मिल गया, ठीक है। बी पे आते हैं, बी पे क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यहीं से तो हम डग आउट कर रहे हैं, तो जो इस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उतना ही मिट्टी बाहर आया होगा, सॉइल बाहर आया होगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई 3.14 रख लिया हमने, आर 3 इंटू 3, एच की वैल्यू 10। अब हमने 3.14 इसलिए रख लिया क्योंकि यहाँ पे 7 का कोई भी मल्टीपल दिख नहीं रहा है, तो कटेगा 7 तो वैसे भी नहीं, तो फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3.14 रख के सॉल्व कर दो, ठीक है, और इसको कैलकुलेट कर दो। तो जब कैलकुलेट करोगे तो ये तुम्हारा 3 एक डेसिमल यहाँ मूव कर लो
और इसको हटा दो, 31.4 इंटू 9। तो जब 9 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे समथिंग 6 आएगा। तो देखो लास्ट में 6 ना, बस ऑप्शन थर्ड में आ रहा है, लेकिन फिर भी कैलकुलेट कर लेना। लेकिन ये 282.6 मीटर क्यूब आ जाएगा, डायमेंशन सब मीटर क्यूब में है, याद रखना। क्लियर? तो ये आ गया। तो ये तुम्हारा सेकंड पार्ट हो गया, बी। क्लियर? सी की बात करें, सी की बात करें, वो कह रहा है हाउ मच द कवर एरिया ऑफ द फील्ड डग आउट। कवर एरिया मतलब जो हमने फील्ड में गड्ढा किया है, कितना एरिया कवर कर रहा है फील्ड का। तो कितना एरिया कवर करेगा? ये सर्कुलर एरिया तो कवर करेगा, सर्कुलर एरिया जिसका रेडियस 3 मीटर है। तो यही एरिया तो कवर होगा, सर्कुलर एरिया। तो कितना एरिया कवर हो जाएगा? सर्कल बन रहा है ऊपर, तो एरिया कवर्ड पाई आर स्क्वायर। तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 3। तो ये तुम्हारा सॉल्व करोगे तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 9। ठीक है? तो ये तुम्हारा आ जाएगा 28 समथिंग। ठीक है? 28.26। जो ऊपर हमने किया था 31.4 को 9 से किया था, यहाँ 3.14 को 9 से कर रहे हैं। तो बस एक डेसिमल शिफ्ट कर दो, अलग से सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये आ गया। देखिए बस मीटर स्क्वायर में आएगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी का। ठीक है? कुछ नहीं कर रहे अभी तक, कुछ किया? कुछ नहीं किया, सिंपल सिंपल बस फॉर्मूला रख के सॉल्व कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, डी पे। डी पे फाइंड द टोटल इनर सरफेस एरिया। टोटल इनर सरफेस एरिया। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनर सरफेस एरिया की बात हो रहा है, तो इनर सरफेस क्या हो जाएगा? ये सरफेस तुम्हारा एक मिलेगा, मतलब सी एस ए, और नीचे किसी न किसी पॉइंट तक करेंगे ना, वो तो कवर, वो भी तो सरफेस मिलेगा हमें नीचे का। तो यहाँ पे जो इनर सरफेस एरिया होगा, इनर सरफेस एरिया, वो क्या हो जाएगा? सी एस ए प्लस पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ बेस भी लेंगे, ऊपर का नहीं लेंगे, क्योंकि ऊपर से तो हमने गड्ढा किया तो ऊपर का सरफेस नहीं मिलेगा, ये खाली होगा ये। लेकिन नीचे किसी पॉइंट पे जाके तो कवर होगा। ठीक है? तो ये सरफेस लेंगे, ये सरफेस प्लस सी एस ए। तो सी एस ए क्या होता है सिलेंडर का? 2 पाई आर एच, और ये क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो इसको हमने सॉल्व किया, तो 2 पाई आर एच, 2 इंटू 3.14 इंटू 3 इंटू 10 प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर तो भी हमने सॉल्व किया था नीचे, सी पार्ट, वो कितना आया था? 28.26 आया था। ठीक है? ये देखो एरिया कवर्ड हमने सॉल्व किया था, सी 28.26 आया था। इसको सिंप्लीफाई किया, ये तुम्हारा सिंप्लीफाई हो जाएगा 188.4, और ये आ जाएगा 28.26। तो टोटल तुम्हारा आ गया ये 216.66 मीटर स्क्वायर फर्स्ट। तो ये तुम्हारा डी पार्ट था, सॉल्व हो गया। जब भी मेंसुरेशन करते हो, चाहे वो देखो चार मेंसुरेशन हो, ठीक है, स्टैट्स हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, एरिया ऑफ सर्कल हो, इन चैप्टर्स में कैलकुलेशन का ध्यान रखना। कैलकुलेशन थोड़ा सा डेसिमल फॉर्म में करना पड़ता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में करना पड़ता है, तो बस कैलकुलेशन पे ध्यान रखना, उसमें मार्क्स लूज मत करना। ठीक है? डी पार्ट हो गया। चलते हैं अपने लास्ट पार्ट पे। तो लास्ट वो क्या है? कॉस्ट ऑफ डिगिंग आउट 1 क्यूबिक मीटर। अब लास्ट में वो कॉस्ट पूछ रहे हैं, तो कॉस्ट क्या है? वो कह रहे हैं कि 1 मीटर क्यूब डग आउट करने का कॉस्ट है ₹50। तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ा होगा? तो हमने कितना डग आउट किया था? सेकंड पार्ट में हमने निकाला था वॉल्यूम, देखो कितना किया था, 282.6 मीटर क्यूब ऑफ सॉइल हमने डग आउट किया है। तो वो 282 1 मीटर क्यूब का कॉस्ट है ₹50। तो 282.6 मीटर क्यूब का कॉस्ट कितना हो जाएगा? तो कॉस्ट हो जाएगा 50 मल्टीप्लाइड बाई 282.6। ये तुम्हारा कॉस्ट हो जाएगा, जो कि तुम्हारा 14130 हो जाएगा, 14,130। एक्शन कैलकुलेशन देख लेना, 50 मल्टीप्लाइड बाई 282.6 कितना आ रहा है? तो यहाँ से हमने एक डेसिमल हटाया, ये 0 हटा। ठीक है? ऑप्शन मैंने कुछ गड़बड़ किया होगा। तो 5 6 जा 30, 10, 14310 ही आ रहा है ये।
तो 14310 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। 14130 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मिस्टेक हो गई, तो सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 14130। क्लियर है। तो ये तुम्हारे 5 पार्ट्स हो गए। क्लियर है। तो बस आज लेक्चर नंबर 2 यहीं पे क्लोज करेंगे। मैं वीडियो बनाता रहूँगा, वीडियो डालता रहूँगा, परेशान मत होना। अभी तो सिर्फ हमने 4 क्वेश्चन किए, से बहुत सारे मुझे जहाँ जहाँ से क्वेश्चन मिलता जाएगा मैं डालता जाऊँगा। क्लियर है। तो अभी और भी इन पे लेक्चर आने वाले हैं। अभी सिर्फ 2 लेक्चर हुआ है, ऐसे ही मैं कम से कम 10-15 लेक्चर डाल दूंगा। आराम से तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, एग्ज़ाम के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो यूज़फुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।